उन्होंने बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। बहुजन संवाद में आज हम बात करेंगे मोतीहारी बनेगा अगला मुंबई, गया बनेगा गुरुग्राम और पटना बनेगा पुणे, संथाल परगना सूरत होगा। ये जो उनकी घोषणाएं हैं, मुझे लगता है कि बिहार के अंदर वो जितनी घोषणाएं आज तक कर चुके हैं, और जब नई घोषणा करते हैं लोग पुरानी घोषणाओं को याद करते हैं और फिर उनका मजाक बनता है और सोशल मीडिया के ऊपर लोग उनका मखौल उड़ाना शुरू करते हैं। अब जो उन्होंने ये नई घोषणा की है, इस तरीके की घोषणा वो पहले भी कर चुके हैं। कुछ शहरों को उन्होंने क्योटा बनाया है, कुछ शहरों को उन्होंने सिंगापुर बनाया है इस देश के अंदर। हर बार कोई नया शहर का वो नाम लेकर के आते हैं और उसकी घोषणा कर देते हैं। उन्हें लगता है कि पिछली घोषणाओं को लोग भूल गए होंगे और अगली घोषणाएं करेंगे। मैं सपना दिखाने का काम करूंगा, वोट लूंगा और उसके बाद में मैं अपनी घोषणाओं को भूल जाऊंगा। आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में जो पैनलिस्ट हैं, मैं उनसे आपका परिचय कराता हूँ। हमारे साथ में तुषार गांधी जी जुड़े हुए हैं, महात्मा गांधी के प्रपौत्र, और अभी बिहार में ही हैं। बिहार के अंदर उन्होंने 8 जिलों का दौरा किया है। बदलो बिहार, लाओ नई सरकार एक अभियान चल रहा है। वहाँ की सिविल सोसाइटी चला रही है, नागरिक समाज चला रहा है, जन संगठन चला रहे हैं। और खुल करके देश में पहली बार हुआ है कि ये जन संगठन के लोग खुल करके इस बार इंडिया गठबंधन का, महागठबंधन का समर्थन करने का काम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो नफरत और हिंसा फैलाने वाली सरकार है, जो पूरे देश के संसाधनों को अडानी अंबानी को सौंपने वाली सरकार है, उस सरकार को हराने का काम करना चाहिए। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तुषार गांधी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप एयरपोर्ट पे हैं, फिर भी आपने समय दिया। हमारे साथ में अनिल जी जुड़े हुए हैं, अनिल कुमार राय साहब, उनका स्वागत है। हमारे साथ में सागर शाह जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और आप जाना पहचाना चेहरा है आपके राकेश रंजन जी, बहुजन संवाद के सभी दर्शकों ने अच्छे तरीके से जानते हैं। और को होस्ट के तौर पर डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपसे तुषार गांधी जी, मैं जानना चाहूंगा, इन घोषणाओं को आप किस तरीके से लेते हैं? क्या देश के हर क्षेत्र को बम्बई बन जाना चाहिए? आप बम्बई में रहते हैं, बम्बई की दुर्दशा जानते हैं, बम्बई में कैसे अडानी को सब बम्बई सौंपी जा रही है, सब कुछ आप देख रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। तो कैसा लगा आपको ये सुन के कि बापू जिस स्थान पर हम लोगों ने दौरा किया था, स्टेशन पे ही वहां पर जहां पर बापू उतरे थे, वहां पर एक एक किस्म का इनका स्मारक बना हुआ है, और पूरब का पूरा पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण जो है, एक एक गांव में गांधी जी की छाप है, क्योंकि वहां पे चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी। और अब उसे बंबई बनाने की बात की जा रही है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं तुषार गांधी? ये वो मोदी जी की पुरानी फितरत है। इलेक्शन के टाइम पे बड़ी बड़ी बातें करना, डींगे कसना और फिर उससे मुखर जाना और उसको जुमला कह के हंसी में उड़ा देना, ये उनकी पुरानी फितरत है। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि पिछले कोई एक चुनाव में गांधी मैदान की प्रचार सभा में मोतीहारी में जो चीनी की मिल बन पड़ी है, उसके बारे में उन्होंने कहा था कि ये चीनी की मिल में अभी थोड़े दिनों में खुलवा दूंगा और फिर जब वापस आऊंगा तो उस मिल में बनी चीनी की चाय पीऊंगा मैं। इस बार वो भूल गए, उन्होंने वो मिल का म भी नहीं बोला और शक्कर वाली चाय पीने की भी बात नहीं की। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो मोतीहारी को मुंबई बनाएंगे। मोतीहारी को मुंबई बनाए जरूर, लेकिन मुंबई के जो अच्छी क्वालिटीज हैं उससे बनाए। एक प्रश्न पूछ सकता हूँ कि भविष्य में अडानी का फायदा कराने क्या के वास्ते वो क्या मोतीहारी में धारावी भी बना के छोड़ेंगे, ताकि 20 साल बाद उसके रीडेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट वो अपने दोस्त अडानी को दे सके, या फिर मुंबई के जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को वो रिलायंस को सौंप देंगे कि ताकि उसकी उनको भारी आमदनी हो। इसमें मुझे मोतीहारी का उद्धार के से ज्यादा अपने दोस्तों का फायदा करवाने की तरकीब दिखती है। इसमें तुषार जी, इसमें दो बातें और हैं। एक बात ये है कि ये जो झूठ बोलने का जो सिलसिला है, गांधी जी तो सत्य अहिंसा सत्याग्रह की बात करते थे, तो जो मोदी जी का झूठ है उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये एक बात है। दूसरी बात, क्या इस देश के अंदर
हर छोटे कस्बे को महानगर बना देना, क्या किसी भी पॉलिसी प्लानिंग का या डेवलपमेंट मॉडल का कोई विजन हो सकता है? ये देखिए, हम पिछले दिनों साथ में बिहार में घूमे हैं, और आपने देखा है कि बिहार का जो बिछड़ा तबका है वो कितना बिछड़ा हुआ है। तो डेवलपमेंट अगर सबको साथ लेके नहीं होता, सबका विकास नहीं करता, सबका भला नहीं करता, उसे डेवलपमेंट नहीं किया हरगिज नहीं कहा जा सकता। आपने सत्य की बात की, तो मुझे लगता है कि मोदी जी ने भी बापू के 3 बंदरों को अपनाया है। उन्होंने सिर्फ उनको समझने का फर्क ये कर दिया है कि जो मुंह ढका हुआ बंदर है उसको मोदी जी ने समझ लिया कि भाई मैं सत्य बोलूंगा नहीं। जो कान बंद किया हुआ बंदर है उससे मोदी जी ने ये सीख ली कि मैं सच सुनूंगा नहीं, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, प्रश्न सुनते नहीं है, जवाब देते नहीं है। और आंख बंद किया हुआ जो है वो वास्तविकता से अपना ध्यान छुपाने की जो उनकी फितरत है वो दर्शाता है। तो मुझे लगता है कि एक प्रेरणा उन्होंने बापू से जरूर ली है, उनके 3 बंदरों से, पर उन बंदरों की जो सीख है उसको गलत समझ लिया है उन्होंने। आप म्यूट हैं। आप म्यूट है सुनीलम जी। बहुत बहुत शुक्रिया तुषार जी, समय देने के लिए। आपका समय है, हम अपने अन्य वक्ताओं के साथ में इस चर्चा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मैं राकेश रंजन जी आपके पास आता हूं। राकेश रंजन जी, आप क्या कहेंगे? आपने अभी तुषार जी को सुना, आपके यहाँ भी झारखंड में चुनाव हुआ, इसके पहले देश में कहीं भी चुनाव होता है वो सपने दिखाने का काम करते हैं, तो सपने के सौदागर बनने से क्या वास्तव में उन्हें लाभ होता है वोट बटोरने में? जी नमस्कार। देखिए, सपनों के सौदागर कहिए या फिर सत्ता के सौदागर कह लीजिए, बातें बहुत तेरे हैं और जितनी भी उपाधियां विशेषण जोड़ते जाइए हमको लगता है कि कम मोदी जी के लिए पड़ेगा। लेकिन अभी तुषार गांधी जी थे, बातें कर रहे थे और आपने देखे बिहार की धरती पर आप लोगों का भी अभियान चला, तमाम बातें हुई थी और खास तौर से चंपारण की जो पहचान रही है और गांधी से जोड़ करके, और वहाँ जो कुछ असहज घटनाएं हुई और तमाम बातें हुई, तो बातें स्पष्ट है। दूसरी बात है कि आप किस बिहार को कहाँ बनाना चाहते हैं, कहाँ ले जाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं। एक जो आदर्श भारत की एक परिकल्पना थी, ठीक है, औद्योगिकरण जरूरी है, तमाम चीजें हो रही है, सब कुछ है। जहां पटना में हल्की बारिश होती है, वहां गली मोहल्लों में पानी भर जाते हैं, तमाम चीजें होती है, वहां नगर निगम के पास उसका नाला का नक्शा नहीं मिलता है कि कहाँ बना था और तमाम चीजें हुई थी। तो आप फिर कैसा गुरुग्राम बनाएंगे, कैसा पटना बनाएंगे? पुणे की तरह पटना बना देंगे, गया जी में आप जो है गुड़गांव की तरह रोजगार देने की बात कर रहे हैं। आखिर गुरुग्राम में कौन सा रोजगार विकसित हुआ है, किस तरीके के रोजगार है, वहां से गया की क्या समानता है? बातें बहुत देखनी होगी, तो बातें वही हो जाती है जो चर्चा में आई है कि कुछ बोलना है, और मोदी जी जो बोलते रहते हैं, बोलने में और यह कहने में थोड़ी हिचक नहीं होती है कि मोदी जी क्या कहते हैं उनको खुद याद नहीं होता है। आप देखिए, बिहार में आए हुए थे 53वीं बार, 52 बार पहले आ चुके थे, 53 बार उनका आना हुआ था, और तमाम चीजें जो वहां कही गई, बजट को लेकर के, पैसा लेने देने को जो केंद्र से जो मिलता है, तमाम चीजें हैं, तो कुल मिला के तो सच्चाई से उसका कहीं कहीं माने थोड़ा भी रिश्ता नहीं था। तो कुल मिलाकर के फिर वही चुनाव है, तमाम चीजें हैं। और मोतिहारी में चीनी मिल की बातें की, मोतिहारी में जाते हैं तो वहां की चीनी की मिठास मोदी जी को दिखती है, छपरा में जाएंगे तो वहां की मिठास दिखती है। लेकिन छपरा पिछली बार गए तो वहां तो नहीं चर्चा की है चीनी मिल की, मोतिहारी में भी नहीं करेंगे, वैशाली में, गोरौल में है, समस्तीपुर में है, मधुबनी में है। तो ये तमाम जो चीजें हैं कुल मिलाकर के वही लटकाने भटकाने की जो बात है, तो इससे न कुछ बिहार का भला होना है, और हमको नहीं लगता है कि अब मोदी जी का भी कुछ विशेष भला होना है। जी जी, मैं आपके पास में आता हूँ राय साहब। आपने दोनों वक्ताओं की बात सुनी। ये जो उन्होंने घोषणा जैसी की है, ऐसी घोषणाएं वो लगातार करते रहते हैं। इन घोषणाओं को आप किस तरीके से देखते हैं? इनका चुनाव पे क्या वास्तव में असर पड़ता है क्या, कि वो मुंबई बना देंगे
और मोतिहारी के लोगों को बम्बई नहीं जाना पड़ेगा, वहीं के वहीं उन्हें नौकरी मिल जाएगी। फाइनली तो वो यही कह रहे हैं। तो ये तो तब होगा जब वहां पर या तो कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा या खेती के ऐसे कृषि आधारित कोई उद्योग लगेंगे। ऐसी कोई योजना जो है पिछले 20 साल के अंदर तो जो है बिहार के अंदर दिखलाई नहीं पड़ी है। डबल इंजन की सरकार है। क्या कहेंगे आप अनिल कुमार राय साहब? अनम्यूट करिए सर। शुक्रिया आपका ये बोला जाए कि इस राजनीतिक मुद्दे को आपने विमर्श का विषय बनाया है। मैं पटना में ही रहता हूँ और लगातार पिछले दिनों से देख रहा हूँ कि यह विकास हो रहा है पटने का। और मैं कंकड़बाग के ही इलाके में रहता हूँ। 20 वर्षों से हमको आश्वासन दिया जा रहा है कि अगले साल न डूबेगा कंकड़बाग, और हर साल आप सुनते हैं कि उप मुख्यमंत्री तक का घर है सो डूब गया हुए पुल पर खड़े थे। तो यही विकास है। और कुछ ही दिन पहले पटना की जो सड़कें, आप तो हाल में ही आए हैं, आपने देखा होगा कि पटना की सड़कें इतनी खूबसूरत हैं कि कुछ ही दिन पहले मार्च में मैं गिर गया तो हाथ पैर सब टूट गया। और अगले 5 वर्षों तक भी उम्मीद नहीं है कि वे सड़कें चलने लायक होंगी, जो जिस तरह से काम हो रहा है। तो इसी तरह है सो पटना पुणे बनने जा रहा है। ये मैं दूसरी बात की तरफ इशारा करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि ये सारी जो सौगातें बांट रहे हैं वह सौगातें वाचिक सौगातें हैं। यह एक चीप पॉपुलैरिटी का हिस्सा है जो भारत की राजनीति में बहुत गहरे तक समा गया है कि जब जब इलेक्शन आता है, जन कल्याण का काम या विकास का काम एक सतत चलते रहने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए, न कि जिस समय चुनाव आवे उसी समय उसकी बात की जानी चाहिए और बाकी समय है सो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस तरह की कुछ व्यवस्था होनी चाहिए कि चुनाव के जहां चुनाव होने हैं जिन राज्यों में या जो लोकसभा के, कि उसके 1 साल पहले से इस तरह के चुनावी वादे जिसको कहा जाता है, उस तरह के वादे बंद हो जाने चाहिए। यह एक गलत प्रभाव है, ट्रेंड चल गया है। यह केवल मैं इसके लिए भाजपा को ही नहीं दोषी देता हूं, चूंकि यह ट्रेंड चल गया है इसलिए कमोबेश हम भी जाएंगे तो हमको भी वही करना पड़ेगा। इसलिए मैं एक जनरल ट्रेंड की, राजनीतिक ट्रेंड की मैं बात कर रहा हूं। दूसरी बात कि जिस तरफ राकेश भाई इशारा कर रहे थे कि जो पिछली बार है सो इतना हजार दे दूं कि उतना हजार लोगे वाला जो भाषण उनका हुआ था, इतना हजार करोड़ लोगे कि इतना हजार करोड़ लोगे, उसमें से कितने वादे पूरे हुए? वह चीनी मिल अभी भी है सो उसी तरह पड़ी हुई है। तो ये चुनावी वादे है सो उसी तरह हवाबाजी की बात है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं जो सबसे संजीदा बात है, अभी चुनाव होने हैं। कुछ ही दिन पहले अभी आपने बिहार की खबरों को देखा होगा तो नीतीश जी धड़ाधड़ बिजली बिल माफ करने की पूरे पन्ने का विज्ञापन निकाल रहे हैं। कुछ दिन पहले करीब 15-17 दिन पहले, मतलब इस विज्ञापन के निकलने के पहले मेरे पास SMS आया कि आपके बिजली बिल में 1000 कुछ सौ रुपया, एग्जैक्ट मैं नहीं कह पा रहा हूं, 1000 कुछ सौ रुपया क्रेडिट कर दिया गया है। और उसी दिन शाम में फिर मुझे मैसेज आया कि उसमें पैसा कम है इसलिए थोड़ी देर में आपकी बिजली कट जाएगी। मैंने देखा तो -87 उसमें पैसा था। अब वह 1000 कुछ सौ रुपया किसकी जेब में चला गया, कहाँ चला गया, इस तरह का मैसेज मुझे 2 बार आया है और उस दोनों बार के बाद मैंने रिचार्ज करवाया है। अब वह कहाँ जाता है, किस तरह जाता है, वह मैं नहीं जानता हूँ, उसके बारे में मेरा अध्ययन नहीं है। तीसरी बात, या जो सरकार की तरफ से, मैं यह सरकार की तरफ से इसको घूस देना कहता हूँ। पिछली विधानसभा का चुनाव जब हो रहा था
तो जिन जिन इलाकों में जिस समय चुनाव होने थे उन इलाकों में चुनाव होने के 1-2 दिन पहले लोगों के खाते में पैसे भेजे जा रहे थे, किसी को वृद्धावस्था पेंशन के नाम पर, किसी को किसी के नाम पर। तो कहने का यह मतलब मेरा कि इस तरह का जो सरकार की तरफ से नागरिकों को घूस देने की जो प्रथा स्टार्ट हो गई है कि भारत की राजनीति में रात के अंधेरे में घूस दिया जाता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। शराब पिलाई जाती है, पैसे बांटे जाते हैं या बहुत तरह की दूसरी बातें होती हैं। तो यह इस ट्रेंड को रोकना चाहिए और मोदी जी का जो वह बयान है, चाहे वह जो प्रलोभन है, वह उसी ट्रेंड का की एक अगली कड़ी है जो बहुत ही बुरा प्रभाव वह क्या देंगे न देंगे या फिर बहस का विषय है, लेकिन यह राजनीति का या जो बुरा ट्रेंड है, राजनीति जो चल रही है वह उससे ज्यादा चिंतनीय बात है। जी बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ में इस बीच रुपेश जी जुड़ गए हैं, सिविल सोसाइटी का बड़ा चेहरा है। लगातार अभी जो यात्रा चली बदलो बिहार बनाओ नई सरकार, उसका हिस्सा रहे, अभी बिहपुर से वो लौटे हैं। मैं उनके पास आऊं उसके पहले हमारे साथ में सागर शाह जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं, आपने तुषार गांधी जी की बात आपने सुनी, अनिल जी की बात सुनी, राकेश रंजन जी की बात सुनी। सवाल ये है कि जब इतने बड़े सपने दिखा रहे हैं कि बम्बई बनाएंगे और सूरत बनाएंगे और जो है क्या क्या सब बनाने की बात कर रहे हैं, फिर अभी जो कहा गया चुनाव के ठीक पहले कभी प्रधानमंत्री सम्मान निधि की किस्त जारी करवाते हैं, कभी पेंशन की किस्त जारी करवाते हैं, तो ये इस तरीके की जो फर्जी घोषणाएं करने से क्या उनको क्या फायदा होता है, जब उन्हें मालूम है कि वोट तो लाभार्थी समूह जो है उसी से लेना है और बम्बई बनाने को जो एक घोषणा है इससे तो कोई लाभार्थी समूह जो है वो तैयार हुआ नहीं है, फिर इस तरीके की घोषणा क्यों कर रहे हैं? देखिए जी सागर जी, ये मोदी जी की फितरत है। देखिए ये मोदी जी की फितरत है। अगर ये देश 11 साल के बाद भी और गुजरात के 12 साल के बाद भी मोदी जी को नहीं समझ पा रहा है तो शायद इस देश की जनता को एक बार सोचना पड़ेगा। अगर 11 साल के बाद भी बिहार के अंदर मोदी जी जाकर मोतिहारी को मुंबई बनाने की बात करते हैं तो उनकी ही एक सांसद जो मंडी की सांसद है कंगना रनौत, उसने कहा था कि मुंबई तो पाकिस्तान हो चुका है। तो मोदी जी सबसे पहले ये तय करें कि मोदी जी मोतिहारी को, बिहार को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं और उनके एक प्रोपेगेंडिस्ट फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री कहते हैं कि पश्चिम बंगाल अब कश्मीर बनता जा रहा है। तो इस देश का कश्मीर जिसे पूरी दुनिया में पृथ्वी का स्वर्ग कहा जा रहा है, वहां पर धोखे से 370 तोड़कर अगर कश्मीर को बदनाम किया जा रहा है बंगाल के नाम पर, और बिहार के चुनाव में सितंबर महीने में जब चुनाव करीब होगा तब ऐसे ही प्रोपेगेंडिस्ट फिल्म मेकर की फिल्म द बंगाल फाइल्स को रिलीज किया जा रहा है, जिसे दी कश्मीर फाइल्स नाम की फिल्म को देश के प्रधानमंत्री ने प्रमोट किया था और पूरे देश में नफरत फैलाई थी। ऐसी ही फिल्म को बिहार में रिलीज करके मोदी जी मोतिहारी को और बिहार को सच में मुंबई बनाने जा रहे हैं। और कंगना रनौत जब मुंबई को पाकिस्तान कहती है तब मोदी जी चुप रहते हैं। तो सबसे पहले तो मोदी जी किस प्रकार से कंफ्यूज्ड हो चुके हैं उसके ऊपर तत्व चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए मोदी जी को कि सच में मोदी जी भारत को, बिहार को, गुजरात को और देश के अलग अलग राज्यों को, आपने देखा मणिपुर जल कर राख हो चुका है। क्या गुजरात 2002 की तर्ज पर आज मणिपुर जल नहीं रहा? तो क्या मणिपुर का क्यों विकास नहीं किया जा रहा? डबल इंजन की सरकार वहां पर भी है, आज भी मणिपुर जल रहा है। तो बिहार को वो, मोतिहारी को वो मुंबई बनाने जा रहे हैं, गया को वो गुरुग्राम बनाने जा रहे हैं, संथाल को वो सूरत बनाने जा रहे हैं। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उनका एक वीडियो बहुत
और झूठों के हजारों वीडियो वायरल है। लेकिन मोदी जी ने गुजरात के मेहसाणा के बारे में जब वो मुख्यमंत्री थे तब कहा था कि मैं गुजरात के मेहसाणा का एक एक इंच का कितना एक इंच का इतना विकास करूंगा कि मेहसाणा अमेरिका बन जाएगा। क्या गुजरात का मेहसाणा अमेरिका बना है? उसको आज 15 साल हो गए। मोदी जी ने 100 स्मार्ट सिटीज बनाने का वादा किया था, वो प्रोजेक्ट बंद हो चुका है। मोदी जी कहते हैं कि 55 सालों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बने वो फटाफट मेरी सरकार में 10 साल में बन रहे हैं। मोदी जी ओपनिंग करते हैं और 1 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर टूट जाते हैं, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, चाहे वो हाईवेज हो, चाहे वो भगवान की मूर्तियां हो, चाहे वो महाकाल की मूर्तियां हो, चाहे वो शिवाजी की मूर्तियां हो, हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर। वो बंगाल में कहते थे जब वहां पे वो ब्रिज टूटा था तो कहा था ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, और अब गुजरात में इतना बड़ा ब्रिज टूट गया है वो तो एक्ट ऑफ गॉड भी है। और मोदी जी आपके गुजरात मॉडल को आपने प्रचारित किया है तो ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड भी है। मोदी जी आप मुझे बताइए, मोदी जी आपने 2 करोड़ नौकरियों का वादा करके युवाओं को उल्लू बनाया, आपने गरीबों को 15 लाख देने का वादा करके देश के गरीबों को उल्लू बनाया, और 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो राशन दे रहे हो। आपने महिलाओं को कहा कि संसद में मैं आपको 33% महिला आरक्षण दूंगा, आज तक वो लॉलीपॉप बनाकर रखा है। आपने इस देश के हर वर्ग को उल्लू बनाया है, आपके ऊपर कैसे विश्वास कर ले? और सरकार तो आपकी ही है। बिहार में पिछले 17 दिन के अंदर 47 मर्डर हो चुके हैं। आपके जदयू के नेता के पिताजी को उनके घर में, उनके खेत में घुसकर कत्ल कर दिया गया है। एक वो जो क्या कहते हैं गैंगस्टर चंदन मिश्रा जो हॉस्पिटल में एडमिट है, दूसरा गैंगस्टर वहां पर जाकर उसका मर्डर कर देता है। एक गांव में 5 लोगों को जिंदा जलाकर पानी के अंदर डाल दिया जाता है। पिछले 17 दिन में 47 मर्डर इस बिहार में हुए हैं। कोई अगर आपकी पोल खोल रहा है तो ऐसे पत्रकारों पर, अजीत अंजुम पर आप FIR करवा देते हैं मोदी जी। पहले आपने ईवीएम के गफले किए, ईवीएम के सारे सबूत मौजूद है, अनेक प्रकार के वीडियोस मौजूद है, ADR के और वोट फॉर डेमोक्रेसी के रिपोर्ट्स मौजूद है, आपने उसके ऊपर कुछ नहीं किया। उसके बाद बंगाल में ममता बनर्जी ने आपके गफले पकड़ लिए एपिक नंबर को लेकर, और यहाँ पर आप कानून लाए, SIR कर रहे हैं, ओपनली फ्रॉड कर रहे हैं। आपने 2 चोरियां की वोटर लिस्ट की, आपने ईवीएम में गफले किए, आपकी दोनों चोरियां अलग अलग राज्यों में पकड़ी जा चुकी है। तो अब आप ओपनली एक कानून बनाकर, कानून दिखाकर, संविधान दिखाकर आप SIR कर रहे हैं, और वहां पर आप ओपनली 35 लाख लोगों को या कुछ करोड़ लोगों को आप वोट में कटवा रहे हैं। देखिए, हम तो जब वोटिंग होता है तो दूर गांव में किसी को गाड़ी में बिठाकर, रिक्शा में बिठाकर वोटर्स को लेकर आते हैं, और आप खुद ही वोटर्स को काट रहे हैं। तो मोदी जी आप क्या कर रहे हैं? ऐसे कैसे ये मुंबई बन जाएगा मोतिहारी? ऐसे कैसे सूरत बन जाएगा संथाल? जब आपका गुजरात मॉडल ही जी, आप बहुत, आपका शुक्रिया सागर जी, आपने बहुत तथ्य आपने रखे। हो रहा है, ब्रिज टूट रहे हैं, और आप जी मतलब बोलते ही जा रहे हैं मोदी जी। सागर जी आपका बहुत शुक्रिया, आपकी बात आ गई है। मैं हमारे साथ में, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत आपने फैक्ट्स यहाँ पर रखे, बहुत इफेक्टिवली आपने बात रखी, बहुत शुक्रिया। मैं रुपेश जी के पास आता हूँ, और रुपेश जी से मैं जानना चाहूंगा कि ग्राउंड की जो हालत है वो मुंबई बनने से या सूरत बनने से या कोई और शहर बनने से उसमें क्या सुधार हो सकता है? अगर 100 स्मार्ट सिटी बनने की घोषणा के बाद आप देखें कि शहरों के अंदर भी गंदगी में अंतर नहीं आया, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया, मतलब स्वास्थ्य की, शिक्षा की और रोजगार के अवसर बढ़ने में कोई इसका असर नहीं हुआ, और वो बता रहे हैं कि जो है वो योजना समाप्त हो चुकी है। इस तरीके की घोषणाओं से क्या होने वाला है? क्या बिहार का मतदाता इन घोषणाओं से प्रभावित होगा? रुपेश जी शुक्रिया, बहुत अच्छा सुनीलम जी, आपने अभी मौका दिया कि इस विषय पर बात रखूं। जैसा कि हम सब लोग अभी जान रहे हैं कि बिहार अभी बहुत ही परेशान है, और इन्होंने जो घोषणा की है उससे तो ये बात
है कि महाराष्ट्र में जो गड़बड़ियां हुई वो बिहार में फिर इन्होंने ऐसा घोषणा किया है कि वो उस मामले में अगर कहे तो बिहार की वो कोशिश कर रहे हैं कि बिहार को हम महाराष्ट्र की तरह बनाएं। लेकिन अगर यहाँ देखें बिहार में, तो बिहार के जो हस्तशिल्प है, जो पूरा विकास का अगर हम बात करें तो बिहार को बिहार रहने दें। बिहार के हस्तशिल्प, बिहार के खादी, बिहार के जो रेशम उद्योग हैं, ये सारे चीज जो पूरा है उसको अगर फिर से जीवित किया जाता, वो बात कहते तो एक बात भी होती। लेकिन मुंबई जैसी इमारतें, सड़कें, ये सब जो बातें कर रहे हैं, उससे क्या विकास का रोजगार मिलेगा? और ये संभावना तो हमें नहीं दिखती है, क्योंकि पिछले 14 वर्षों में और 20 वर्षों से भी अभी बिहार की सरकार है, इससे ये दिख जाएंगी, ईंट पत्थर के काम जरूर दिख जाएंगे कुछ जगहों पे, लेकिन डेवलपमेंट का जो पैमाना है, जिसमें साफ सफाई, स्वास्थ्य, रोजगार की बातें हैं, वो तो अभी तक नहीं दिखी है। और ये पिछले 20 वर्षों में बिहार में कितनी बार इन्वेस्टर्स की मीटिंग और ये सारी चीजें होती रही है। ऐसा है कि कोई नया नारा इनका नहीं है, ये तो 20 वर्षों में किया है ऐसा कि हम इन्वेस्ट करेंगे, लोगों का यहाँ इन्वेस्टर के सम्मेलन किए, बहुत सारा चीज किए, लेकिन एक भी इन्वेस्टमेंट नहीं आया यहाँ। तो जब 20 वर्षों में नहीं हुआ तो ये 5 वर्षों अगले आने वाले चुनाव के बाद कौन सा ऐसा जादू कर देंगे कि जिससे कि ये बातें हो जाएंगी। लोग हंस रहे हैं इस पर। ये जो स्टेटमेंट आया, लोग हंस रहे थे बिहार में कि एक बार फिर ही हम लोग को उल्लू बनाने के लिए ये बातें कही जा रही है, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने पूरे बिहार के घूम के देखा है, आप भी साथ में घूमे हैं, देखे हैं कि चंपारण में जब गांधी जिस समय गए उसके बाद की हालत क्या है। आज भी वहाँ के जो गांव है, वहाँ के जो लोग हैं, वो किस तरीके से भूमिहीन लोग, बेघर लोग, किस तरीके से आज भी वो परेशान हैं अपनी जिंदगी। पानी पीने के लिए लोगों को नहीं मिल रहा है। आपने देखा कि कोसी के इलाके में किस तरीके से बाढ़ पीड़ित लोग, पीने के लिए पानी नहीं है उनको, रहने के लिए घर नहीं है उनको, उनके पास कोई काम नहीं है जिससे वो आमदनी नहीं है जिससे कि अपनी जिंदगी को चला सके। तो ये क्या मतलब हम लोग को सूरत बनाएंगे? सूरत तो हमारे यहाँ पहले से था, लेकिन वो खत्म हो गया। आप भागलपुर में देखे, भागलपुर के जो उद्योग रहे हैं, जो हस्तशिल्प के क्षेत्र में या कहें कि हैंडलूम के क्षेत्र में, वो तो पूरे देश और दुनिया में जाना जाता रहा है। तो उसको तो ये नीतीश सरकार और खत्म कर दिया 20 वर्षों में, जो था उसको भी खत्म कर दिया। तो अब ये क्या नया देंगे? हाँ, ये भले ही बाहर के सामान बेचने के लिए हमारे यहाँ कुछ कंपनियों को ले आएंगे, उनका सामान बिकने लगेगा, लेकिन बिहार का उससे कोई भला नहीं होगा, कोई रोजगार नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे मुझे लगता है कि बिहार की जनता ये बात समझ चुकी है कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट का मतलब गांव का डेवलपमेंट चाहिए, स्मार्ट विलेज चाहिए, लोगों के हाथ में जो पुराने हमारे रोजगार थे, जो उद्योग थे, चीनी उद्योग मिल थे, ये सब तो कुछ नहीं हुआ, तो ये सब हमको चाहिए। हमारे यहाँ कागज उद्योग मिल था, ये सारा चीज तो बंद हो गया। हमारे यहाँ बिहार के हर क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया बनाए गए थे, यहाँ तक कि स्कूटर से लेकर ट्रैक्टर तक की फैक्ट्रियां थी, लेकिन इन 20 वर्षों में कोई रिवाइवल नहीं हुआ। हर जगह इंडस्ट्री के नाम पर आज भी सैकड़ों एकड़ जमीन पड़े हैं और ये निजी के हाथों में दे रहे हैं। मॉल बनाने के लिए लोगों को दे रहे थे। हाँ, ये मॉल बनाने के लिए बाहर के पूंजीपतियों को भले दे देंगे, लेकिन वो डेवलपमेंट नहीं है, उससे रोजगार नहीं होगा और उसमें काम करने वाले क्या होंगे? मुश्किल से 15,000 10,000 रुपये काम करने वाले लोग काम करेंगे। तो ऐसे लोग, ऐसे इससे कोई रोजगार भी नहीं मिलेगा। तो डेवलपमेंट का मतलब है कि बिहार में जो उद्योग है उस पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन 20 वर्षों में नहीं दिया गया है और लोग इस बात को समझ चुके हैं। और मैं तो देखा अभी क्षेत्र में जहां भी जा रहे हैं, लोग हंस रहे हैं इस बात कि लोग फिर हमको आ गया मदारी दिखाने के लिए। लोग ऐसा ही कर रहे थे। हम तो क्षेत्र में जहां गए वहां बात कर रहे थे। तो भले और भी तरीके से जो कर लें, लेकिन लोगों के बीच में उपहास का ये उनका बन रहा है, ये नारा, ये विकास का बात। और कितना लालच देंगे ये पता नहीं। अगर ये देखिए राजनीति में क्या हो रहा है, अभी अनिल जी की बात मैं सुन रहा था कि अगर कोई जो विपक्ष की सरकार है वो कहती है कि हम बिजली 250 यूनिट देंगे, तो ये 100 यूनिट बढ़ा देते हैं अपना तात्कालिक रूप से। और वो उसका क्या हस्र है, उन्होंने ठीक ही कहा। हमारा खुद का हमने देखा है कि हमारे यहाँ बिजली बिल की क्या हालत हुई है और सब्सिडी के बारे में जो है वो कैसे गायब हो जा रहा है। बात कर रहे हैं, लेकिन
तो ये जब आता है तो लोगों को पता चल जाता है वो आ गया, लेकिन चला जाता है तो किसी को पता ही नहीं होता है कि कहाँ चला गया ये। तो ये जो पूरा है, ये माहौल पूरा ही जी जी हाँ, ये पूरा एक गड़बड़ हो रहा है, लोगों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पिछली बार भी आपने देखा कि बिहार को भीख देने के लिए 15,000 कितना लाख दे दे, बोलिए कितना लाख दे दे। तो ये जो बात बोलते हैं जिस तरीके से लोगों में हंसी के, जो इनके समर्थक हैं वो भी हंसते ही हैं कि भाई ये क्या हो रहा है हमारे साथ, बिहार की पहचान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बिहार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये बड़ा ही दयनीय स्थिति है। और हमारा तो ये मानना है कि कोई भी लोग अगर बिहार को ये कहते हैं कि सूरत बना दे, मुंबई बना दे, हमको बिहार को बिहार रहने दीजिए, हमारी जो अपनी चीजें थी उसको आगे बढ़ाइए, यही हमारा डिमांड भी है, यही हमारा डिमांड है। हमारे यहाँ बहुत शुक्रिया आपका जी, मेरे यहाँ खेती होती है और हमारे ईख के खेती से हमारा चीनी मिल चलने दे, जिससे किसानों को भी फायदा होगा और चीनी उद्योग भी चलेंगे और हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, तो और जमीन भी हमारी बची रह जाएगी। तो ये चीज होने दे हमको, और इसके लिए कोई पहल नहीं दिखती है न पीछे। कृषि देखिए ना, अभी आपको पता होगा कि बिहार में जितने भी कृषि उत्पादन बाजार समितियां थी उसको खत्म कर दिया गया। तो क्या कौन सा विकास करेंगे जब कृषि उत्पादन बाजार समिति खत्म कर दिए, जहां किसान अपनी सामान ले जाकर के उचित दाम उनको मिलता था और सही तरीके, तो वो खत्म कर दिए। तो कौन सा विकास की बात कर रहे हैं जी? जी बहुत शुक्रिया आपका रूपेश जी। असल में जो बड़ा शहर का नाम लेके बड़े शहर की जो बीमारियां हैं, जैसे ड्रग्स के एडिक्शन की बात है, तमाम सारी बात है। मैं अभी जब घूम रहा हूं तो लोग स्मैक की बात कर रहे हैं। पहली बार मुझे बिहार के अंदर जिले जिले में स्मैक की बात सुनने को मिल रही है। और जो है वो यही कह रहे हैं कि भाई शहर के अंदर कुछ चीजें अच्छी भी होती हैं, लेकिन आप केवल जो बुराई है शहर की वही आप एक कस्बों के अंदर लाने का काम करना चाहते हैं, तो उससे बिहार का भला नहीं होगा। शाह जी आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन असल में समय हमारा समाप्त हो गया है। हमारी लगभग रोज डिबेट होती है, लेकिन आपको जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ दें आप 1 मिनट के अंदर। जी सिर्फ एक, ये आप म्यूट हैं। जी आप, मैं तिवारी जी से कहूंगा, जी बोलिए फिर से क्या हो गया? बोलिए बोलिए सागर जी। देखिए, आज मोदी जी का झूठ विश्व लेवल पर खुल गया है। गुजरात से लेकर पूरे देश में और विश्व लेवल पर ट्रंप ने आज 24वीं बार 24th टाइम्स मोदी जी के बारे में बोला है कि मैंने उन्हें ट्रेड की धमकी देकर ये सीज फायर करवाया, और साथ में पहली बार ये बॉम्ब फोड़ा है जो आज तक मोदी जी ने भी नहीं बोला था। और डर डर के हमारे सीडीएस अनिल चौहान ने भी थोड़ा बहुत बोला था, हमारे कैप्टन शिव कुमार ने थोड़ा बहुत बोला था, लेकिन आज विश्व फलक पर ट्रंप ने बोल दिया कि इस जो स्ट्राइक थी, ये जो स्ट्राइक थी भारत पाकिस्तान की, जिसे युद्ध कहा जा रहा है, इसमें 5 से 6 विमान गिरे हैं। अब भारत के कितने गिरे हैं और पाकिस्तान के कितने गिरे हैं, धीरे धीरे ट्रंप ये भी बोलने वाले हैं। तो इतनी छोटी सी बात, आज आपको विश्व लेवल पर झूठ का पुलिंदा चलाने वाले प्रधानमंत्री के तौर पर भारत के इतिहास में, भारत की राजनीति में, 75 साल की राजनीति में भारत में आपको याद किया जाएगा। मोदी जी, ये अमेरिका के ट्रंप कह रहे हैं आपके लिए। क्या उनके सामने आप कुछ बोल सकते हैं? आप क्लियरेंस दे सकते हैं देश को कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा? तो यहां पर साबित हो जाता है कि गुजरात मॉडल फ्रॉड है और बिहार में मोतिहारी कभी मुंबई नहीं बनेगा। बिहार आज गैंग्स ऑफ वसेपुर और मिर्जापुर की तर्ज पर मर्डर का एक राज्य बन चुका है, जहां पर 17 दिन में 47 मर्डर हुए। जी आपने ठीक बात आपने कही है कि अब जी तिवारी जी आप अपना वक्तव्य आप रखें और इस डिबेट का समापन करें क्योंकि समय हो चुका है। जी बोलिए बोलिए तिवारी जी। शाह जी गुजरात से आते हैं और गुजरात के लोग बेहतर तरीके से मोदी जी को जानते हैं। गुजरात का ही मॉडल बना करके मोदी जी ने वहाँ जो कुछ किया तो पूरे देश के पैमाने पर छा गया वो आदमी। तो एक तो बात तो सही है कि उनके अंदर गोवल्स की आत्मा प्रवेश कर गई है, वो अपने आप में आप भूत कर लिया करते हैं गोवल्स को।
और एक हमारे यहाँ शब्द होता है डपोर शंख, एक व्यक्तित्व हम लोग भोजपुरिया समाज में रहता है डपोर शंख। तो ये डपोर शंख और गोवल्स दोनों का मिश्रित रूप अपने मोदी जी हैं और नित नए नए उपक्रम लाते हैं। और गोवल्स की तर्ज पर उनका ये है कि वो सारी मीडिया को उसमें लगा देते हैं और उसको लेकर के और पूरे देश का विकास कर रहे हैं, सब हवा में। डपोर संग तुम ये बोलते हो, हम ये बोलेंगे, ये बोलेंगे, वो बोलेंगे। तो कुल जो उठा करके जो उनका स्थिति है कि बिहार में अब उनको कौन वो कहे, अब तो डपोर संग की है ही है कि विकास का खाली स्लोगन देने से, खाली बात करने से तो मामला नहीं चलेगा। आप क्या कर रहे हो इतने दिनों से, 20 साल से तो बिहार में आपका ही शासन है, आप शासन के अंग हैं, और उसके बाद दिल्ली के अंदर ही अब अपना आता है, तो एक तरीके डबल इंजन की सरकार आपकी रही है। अब इस बीच आप वहां नया सच ये है कि उनकी पोल पट्टी खुल गई है और जो उनकी एक तरीके से पहलगाम में उन्होंने जो घटना कराई, उनको ये था कि वो पुलवामा की तर्ज पर हम एक बार फिर अपना वो करके और हम बिहार का चुनाव हम जीत लेंगे। लेकिन बिहार वो धरती है कि जो गांधी ने सींचा है, अपने गांधी दर्शन से सींचा है। नीलोहे जब वहां पर कुछ नहीं उखाड़ पाए तो मोदी जैसा ये छोटा मोटा आदमी वो क्या करेगा। बिहार में अपना भले तंबू तान के रखे हैं, अपना गुजरात में तंबू तान के रखे हैं, लेकिन उनका तंबू बिहार में नहीं चल पाएगा। बिहार में भी अगर वो हैं तो वो बैसाखी पर हैं, और बिहार में मोदी नहीं है, नीतीश हैं, और वो नीतीश की आज की तारीख में ध्वस्त हो चुके हैं। एक तरीके से वो पागल घोषित हो गया है। वो नीतीश जी भी जो समाजवाद का लबादा ओढ़ करके वहां खड़े थे, उस अब वो भ्रम वहां टूट चुका है। तो मोदी जी की अकुलाहट वही है कि जो उनका ढाल हुआ करता था, वो जिस मुखौटे के पीछे, जिस तरबीज के पीछे अपना छिप करके शिकार करते थे, वो खुद ही नंगा हो गया है। तो अब एक करें क्या, तो ये वही कर रहे हैं। हम तो देखे हैं, बनारस में आए थे आप, इतने बड़े अगर आइकॉन थे गुजरात के, तो गुजरात की किसी सीट से आप लड़े होते, लेकिन नहीं साहब, वो तो नित नए नए प्रयोग करते हैं, नित नए नए सिंबल खोजते हैं। अपने बनारस आए और बनारस में आए तो बाबा भोलेनाथ का नाम लेके आए, महादेव का नाम लेके आए, गंगा का नाम लेके आए, गंगा को साफ करने का नाम लेके आए, गंगा का मां बन के आए। और आज की तारीख में देश में भोलेनाथ की क्या स्थिति है और गंगा की क्या स्थिति है, उसको बताने लायक नहीं है। स्थिति यह है कि 11 साल से हमारे बनारस के प्रतिनिधि हैं और बनारस में वो आज तक अपना सांसद बन करके नहीं आए। वही बच्चियां, लड़कियां, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की ग्रेजुएशन की लड़कियां अपनी मांग लेकर के धरना दिए हुए थे। उस रास्ते से उनको गुजरना था, लेकिन वो पतली गली पकड़ लिए। तो ये तो किसी का मुकाबला भी नहीं कर सकते। इतना डरपोक आदमी है ये कि अगर इसके सामने तन के खड़ा हो जाया जाए तो ये भाग जाता है, पतली गली पकड़ लेता है। तो ऐसे मोदी की क्या बात किया जाए। और फिलहाल जो उनकी पहली सभा हुई है, हालांकि पहली सभा तो उनकी हुई थी अपना पहलगाम में, वो कराने के बाद विदेशी दौरा छोड़ करके आए थे, तो सबको उम्मीद थी कि जाएंगे पहलगाम में, अपना कुछ आंसू बहाएंगे, कुछ घड़ियाली आंसू बहाएंगे, अपना कुछ करेंगे, लेकिन वहां नहीं गए, आज तक नहीं गए कश्मीर। और वो कहाँ गए साहब, तो बिहार गए और वहां पर चुनाव रैली संबोधित कर रहे थे। और बिहार में उस भोजपुरिया धरती पर अंग्रेजी में वो जो वहां से संदेश दे रहे थे, तो उनका संदेश बिहार के लोग सुने चाहे न सुने, उनका संदेश ट्रंप जरूर सुन लिए। और इन्होंने बताया कि 24 बार वो कह चुके हैं कि हमने तुम्हें सीज फायर करवाया। जो आदमी सेना के प्रति झूठ बोलता है, देश के प्रति झूठ बोलता है, देश की जनता से झूठ बोलता है, अपने निर्वाचन क्षेत्र में झूठ बोलता है, अपने निर्वाचन क्षेत्र की छात्राओं से, ग्रेजुएशन की छात्राओं का सामना नहीं कर पाता है, उस आदमी की क्या बात किया जाए। सच तो यह है कि उसके ऊपर चर्चा करनी लायक नहीं है। अगर करना है तो उनके रैली में जो महिलाएं गई थी, जो लोग गए थे, और वहां किस तरीके से कुर्सियों से तोड़ के लोग उनके ऊपर हमला कर रहे थे, काले झंडे दिखा रहे थे, सारे सिक्योरिटी, सारी व्यवस्था के बावजूद उन्हें ही जो लोग उनको ले गए थे वो लोग भी उनको गरिया रहे थे, और जो लोग वहां गए थे वो लोग भी उनको गालियां दिए। तो सच ये है कि आदमी बौखला गया है, अबे विक्षिप्तावस्था में चले गए हैं। और बिहार तो बड़े बड़ों का इलाज किया है,
एक से एक सुरमा वहां आए और वहां से इलाज करके निकाल दिया गया। वहां निलहे लोग जो इतने दबे कुचले थे, तो जब उन्होंने गांधी के नेतृत्व में ब्रिटिशर्स का इलाज कर दिया, तो अब ये छोटे मोटे पागलों का, छोटे मोटे अर्ध विक्षिप्त लोगों का इलाज करने में कोई बहुत दिक्कत नहीं आएगी। और बनारस को भी आए थे तो क्वेटो बना रहे थे, और आज की तारीख में बनारस में अगर 1 घंटा पानी बरस जाता है तो पूरे दिन भर तक बनारस में कोई बाहर सड़क पर निकलने लायक नहीं रहता है। तो वही स्थिति है, ये मॉडल है। लेकिन एक तो चीज है कि वो आदमी सत्ता में कैसे पाएगा, सत्ता में कैसे जाएगा, सत्ता को कैसे कब्जा करेगा, वो तरह तरह के हथकंडे अख्तियार करता है। और वही हथकंडा वो बिहार में भी अख्तियार करना शुरू किए हैं, मतदाता सूची से लेकर के। और आने वाले में अंतिम जो उसका उनका अस्त्र है, ईवीएम है, वो तो वही है। उसके पीछे केवल कारण यही है कि चुनाव आयोग पर वो बिल्कुल उनके शिकंजे में है, अपनी गिरफ्त में कर चुके हैं, लालच में हो, भय में हो, चाहे जैसे भी हो। और अभी आज सूचना आई कि आम आदमी पार्टी भी इंडिया गठबंधन से बाहर हो गई। ये कौन सी ऐसी बात है बाहर हो गई, लेकिन कैसे बाहर हुई? वो उधर बाहर हुई, ईडी के छापे अपना सबके ऊपर मैं ये कल से पढ़ना शुरू हुए। तो ये दबाव बना करके, ब्लैकमेल की राजनीति करके तुम कितने दिन चलोगे? और किसी भी चीज की एक सीमा होती है, अब उस सीमा के आगे मोदी जी जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, बिहार में वो चाहे जो घोषणा कर, बिहार में ऐसे घोषणा उन्होंने किया, उसका क्या हुआ समझ? तो बिहार तो वहां पर जब निलहों को पीट करके भगा दिया ब्रिटिशर्स को, गरीब को थे, तो ये लोगों को क्या, अब देखिए आगे आने वाले दिनों में क्या हासिल होता है। और निश्चित रूप से गुजरात से लेकर के बिहार तक की जो उनकी पूरी यात्रा है बनारस होते हुए, इसका एक रोचक मनोरंजन हो रहा है पूरे देश का। मनोरंजन बेहतरीन, ये बेहतरीन मनोरंजक हैं, विदूषक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जनता जो इस समय पूरी अवसादग्रस्त है, पूरा देश को इन्होंने अवसादग्रस्त कर दिया है, उसमें ये थोड़ा सा ये खुराक में मैं उनका योगदान मानूंगा कि लोग अपना मनोरंजन कर रहे हैं, हंस रहे हैं उनकी बातों पर।